तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो किसान। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम के माध्यम से हम किसानों की तमाम खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान करते हैं। आप तक नए नए विषय तक तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं और उन विषयों से जुड़ी तमाम जानकारियों के समस्याएं जो आपको होती हैं, उन समस्याओं का समाधान हेलो किसान के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं। हेलो किसान में अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं और उन विषयों से जुड़े जो आपके सवाल होते हैं, लाइव आप अपने इस कार्यक्रम में सवाल पूछते हैं और आपके सवालों को भी शामिल करते हैं और आपके वीडियो प्रश्न को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया जाता है। तो आज हेलो किसान के इस कार्यक्रम में ऐसे कौन से विषयों पर हम चर्चा करेंगे जिन विषयों से जुड़कर आप अपनी समस्याओं का समाधान जान सकेंगे और आप अपनी खेती किसानी को और बेहतर कर सकेंगे। तो आइए नजर डालते हैं सबसे पहले आज के विषय पर। हेलो किसान में आज जिस विषय पर चर्चा होगी, सबसे पहले उस पर नजर डाल लेते हैं। बात करते हैं अधिक लाभ के लिए अंतर फसल और एकीकृत कृषि प्रणालियों का प्रयोग किस प्रकार से आपको करना है और कैसे इन तकनीक का इस्तेमाल कर अपनी खेती किसानी में हम बेहतरी कर सकते हैं। आने वाले समय की जो चुनौतियां हैं उसका समाधान इस प्रणाली के तहत कैसे हम पा सकते हैं, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। इसको आप कैसे अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से किसान पात्र होते हैं इसके लिए, कैसे किसान अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल कर सकते हैं, ऐसे तमाम सवाल इस कार्यक्रम में आज शामिल करेंगे। इनसे जुड़े आपके कोई भी सवाल है, कोई मन में संशय है, कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आपको पता है आप 3 माध्यमों का इस्तेमाल कर इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमेशा की तरह आपको हम बताएंगे पहले टोल फ्री नंबर के बारे में। तो आप टोल फ्री नंबर नोट कर सकते हैं, आपके स्क्रीन पर है 1800113060, 1800113061। फ़ोन करते समय हमेशा की तरह किसान भाई एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप जब भी फ़ोन करें अपने टेलीविज़न की आवाज़ को कम कर लें, साथ ही आपके फ़ोन में पर्याप्त नेटवर्क हो ताकि एक बेहतर संवाद बनाया जा सके और आपकी समस्या का समाधान उचित तरीके से आप तक पहुंचाई जा सके। जिन किसान भाइयों का फ़ोन नहीं लग पाता उनके लिए दूसरा विकल्प है व्हाट्सएप का। आप व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं हमारा 8800520717। व्हाट्सएप करते समय भी जहां से आप अपना सवाल हमें भेजें, जगह का नाम, अपना नाम सवाल के साथ लिखना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही आप तीसरे विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है ईमेल आईडी का। आप हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। तो इन 3 माध्यमों का इस्तेमाल कीजिए। इस विषय से जुड़े आपकी कोई भी समस्या है, कोई जानकारी आप चाहते हैं तो कार्यक्रम में अपने सवाल भेजिए और आपकी समस्या का समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हम करने का पूरा प्रयास करेंगे। अब रुक करते हैं उन एक्सपर्ट्स का जो आपकी समस्या का करेंगे समाधान और सीधा रुक करते हैं स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर राजीव कुमार सिंह जी का। डॉक्टर राजीव जी, आपका बहुत स्वागत है। आप हैं प्रधान वैज्ञानिक, शस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज हमारे देश में जो कृषि व्यवस्थाएं हैं और जो किसानों की समस्याएं हैं उनको लेकर, उनके दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जिस विषय को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं उस विषय में कितनी क्षमता है आज की समस्याओं का समाधान करने के साथ साथ आने वाली जो विषम परिस्थितियां हैं, चाहे वो जलवायु परिवर्तन है, जोत की ज़मीन छोटी होती जा रही है, ये जो समस्याएं हैं, इसके साथ साथ और जो तमाम खेती को लेकर समस्याएं देखने को मिल रही हैं, उसमें कितना हद तक और कितने लेवल तक इसमें समाधान पाने की क्षमता देखते हैं हम? उसमें सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि हमारे देश में जो छोटे और सीमांत किसानों की जो संख्या करीब 86% है जी, क्योंकि छोट ज्योति होने के कारण उसमें किसान भाई क्या करते हैं कि आप पुरानी जो पद्धति आप देखेंगे, चाहे धान गेहूं पद्धति हो, मक्का गेहूं की पद्धति हो, अरहर गेहूं की पद्धति हो, बाजरे सरसों की पद्धति है, किसान भाई हमारे करते हैं। उसमें क्या होता है कि एक तो आपकी लागत ज़्यादा आती है और आय कम आता है, तो उसके सापेक्ष जो है समन्वित या एकीकृत कृषि प्रणाली की हम बात करते हैं तो उसके हिसाब से आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे और उत्पादकता के दृष्टिकोण से देखेंगे तो दोनों का जो है समन्वित कृषि प्रणाली या एकीकृत कृषि प्रणाली से देखेंगे तो किसान को बहुत ज़्यादा लाभ होता है। दूसरा है कि एक जो परिवार होता है 5 से 6 आदमी एक परिवार में हम लेके चलते हैं तो उसके लिए एक तो साल भर रोजगार का उसमें जो है संसाधन उपलब्ध होता है जी। तीसरा है कि उसमें हम जैसे कि आप देखेंगे हमारे देश में
माल न्यूट्रिशन की भी समस्या होती है। बिल्कुल। तो स्पेशली हम प्रोटीन की बात करते हैं, तो प्रोटीन की मात्रा भी हम समन्वित या एकीकृत के द्वारा जो है हम बढ़ा सकते हैं। मृदा के स्वास्थ्य को हम बढ़ाते हैं तो स्वास्थ्य हमारा अच्छा होगा, तो उत्पादकता भी हमारी अच्छी होगी। बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल की हम बात करते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से हम 3 चीज़ों को लेकर चलते हैं कि परिवार की पोषण सुरक्षा की हम बात करते हैं जी। मृदा स्वास्थ्य की हम बात करते हैं जी। और तीसरा होता है कि पूरे साल भर कैसे हमको आय और रोजगार जो है समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल द्वारा प्राप्त हमको होता रहे। तो इन सब चीजों को 3 मुख्य बिंदुओं पर समन्वित कृषि प्रणाली काम करती है और इसका मुख्य लक्ष्य अगर देखा जाए तो ये 3 बिंदु जो आपने बताए। इसके साथ ही कुछ और महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे लूंगा, लेकिन फिलहाल एक और हमारे साथ मेहमान हैं, एक्सपर्ट हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। श्री रघुबीर सिंह जी हैं। श्री रघुबीर सिंह जी, आपका स्वागत है हेलो किसान कार्यक्रम में। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सर, जी। नमस्कार। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, सस्य विज्ञान भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ से। आपका स्वागत डॉक्टर रघुबीर जी। और अगर आज हम बात कर रहे हैं अधिक लाभ के लिए अंतर फसल और समन्वित कृषि प्रणाली के उपयोगों को लेकर हम बात कर रहे हैं। अंतर फसलों का प्रयोग अगर किसान भाई शुरू करते हैं तो उत्पादन की क्षमता में कितना असर पड़ता है, और जो खेत की मिट्टी की स्वास्थ्य की हम बात करते हैं उसको सुधारने में कितनी मदद मिलती है। कुल मिलाकर जो ये उपाय है, ये उपाय किन समस्याओं का समाधान पाने में मददगार साबित होता है? जो हमारा उत्तर भारत है, इसमें मुख्यतः 3 फसलें हैं जो हमारी धान, गेहूं और गन्ना। इसका लगातार किसान भाई लगा रहे हैं, उसकी वजह से काफी दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। लगातार किसानों का खर्चा बढ़ रहा है, जमीन की उत्पादकता घट रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए अंतः फसल पर काम किया गया। अंतः फसल मुख्यतः जो फसलें ज्यादा दूरी पे लगी होती है, जैसे मक्का है, गन्ना है, कॉटन है, इनके बीच में हम अंतः फसल ले सकते हैं। और अंतः फसल लेने का किसानों को लाभ ये मिलता है कि अंतः फसल जो होती है, एक तो मुख्य फसल पे जो रोग और कीट आते हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, तो मुख्य फसल से रोग और कीट का प्रभाव कम होता है। अंतः फसल में सामान्यतः हम दलहन या तिलहन फसलें लेते हैं। दलहन फसलें होती है वो एक तरीके से हमारी भूमि के अंदर खाद मिलाती है, उससे किसानों को फायदा होता है, साथ ही एक अतिरिक्त लाभ का स्रोत भी बनता है। तो जैसा कि हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने के बीच में जैसे किसान भाई कुछ फसलें लेते भी है, परंतु अभी हाल ही में एक नई फसल मूंगफली का हमने देखा कि उसकी वजह से किसानों को गन्ना अधिक मिलता है। 10% तक गन्ना अधिक मिला है, और जो अतिरिक्त लाभ मूंगफली से मिला वो तो अपनी जगह है। तो इस तरीके की अंतर फसलों का चयन करके किसान भाई लाभ उठा सकते हैं। जी, तो अंतर फसलों का प्रयोग आपको इसलिए करना चाहिए। डॉक्टर रघुबीर जी ने बेहतर तरीके से बताया है। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां भी लेंगे, अंतर फसली से जुड़ी हुई तमाम जो बारीक जानकारियां हैं उसको कैसे किसान भाई अपनाकर आगे बढ़ सकते हैं, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त आइए वक्त हो गया है इस विषय से जुड़ी एक रिपोर्ट को देखने का। तो सबसे पहले रिपोर्ट देखते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर किसान खेती से अधिक लाभ लेना चाहते हैं तो अंतर फसलीय खेती और एकीकृत कृषि प्रणाली को अपना सकते हैं। पहले बात करते हैं अंतर फसलीकरण की, जिसे हम इंटरक्रॉपिंग भी कहते हैं। ये एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें एक ही खेत में एक साथ 2 या अधिक फसलों की खेती की जाती है। इसमें एक निश्चित फसल पैटर्न में 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाया जाता है। ऐसा फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस पद्धति का उपयोग ऐसी जगहों पर ज्यादा किया जाता है जहां सिंचाई की उचित व्यवस्था नहीं होती। इसके अलावा छोटी जोत के किसान भी अंतर फसलीय खेती करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। अंतर फसलीय खेती करने का मुख्य मकसद होता है कि अगर खेत में लगी 2 फसलों के बीच में जगह खाली बची हुई है तो उस जगह का उचित इस्तेमाल किया जा सके। ऐसी जगह पर किसान दूसरी फसल की बुआई कर सकते हैं। बता दें कि अंतर फसलीय खेती करने के कई सारे फायदे हैं। पहला फायदा है आय में विविधता। इसे कुछ यूं समझते हैं जैसे बाग लगाने के लिए धैर्य की जरूरत होती है, क्योंकि पेड़ों को पूरी तरह फल देने की क्षमता पाने में समय लगता है। पत्तेदार सब्जियों, जड़ी बूटियों या दालों जैसी तेजी से बढ़ने वाली अल्पकालिक फसलों के साथ अंतर फसल लगाने से किसानों को पेड़ लगाने के शुरुआती सालों के दौरान अतिरिक्त आय के स्रोत मिल जाते हैं। अंतर फसलीय खेती का दूसरा फायदा है प्राकृतिक कीट नियंत्रण। कुछ अंतर फसल वाले पौधे प्राकृतिक कीट विकर्षक के रूप में काम कर सकते हैं, जिससे फलों के पेड़ों को फायदा होता है। इसके अलावा अंतर फसलीय खेती से मिट्टी की सेहत में भी सुधार होता है।
वहीं दूसरी ओर एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाकर भी आप अधिक लाभ ले सकते हैं। एकीकृत कृषि प्रणाली से मतलब ऐसी कृषि प्रणाली से है जिसमें कृषि के साथ ही पशुपालन, बागवानी, हर्बल खेती, मशरूम की खेती, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन और पौध नर्सरी को शामिल किया जाता है। इससे किसान को पूरे साल न सिर्फ रोजगार मिलता है बल्कि आय में भी बढ़ोतरी होती है। ये प्रणाली छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए अधिक कारगर साबित होती है। छोटी जोत वाले किसानों को पूरे साल काम नहीं मिल पाता, इस कारण उनके सामने अक्सर आर्थिक संकट बना रहता है। इसलिए एकीकृत कृषि प्रणाली के जरिए किसानों को कृषि से जुड़े अन्य व्यवसाय करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ सके। एकीकृत कृषि प्रणाली के कई फायदे हैं, जैसे किसानों को कृषि के साथ ही रोजगार के दूसरे अवसर भी मिल जाते हैं। इसके अलावा फसल चक्र के उपयोग से जमीन की उर्वरता में भी सुधार होता है। तो इस विषय से जुड़े कुछ क्या फायदे हो सकते हैं ज़मीनी स्तर पर और किसानों की खेती किसानी में क्या परिवर्तन लाने की क्षमता है, इस विषय को तो एक रिपोर्ट के जरिए हमने समझने का प्रयास किया है। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर राजीव कुमार सिंह जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। डॉक्टर सिंह साहब, अगर हम बात करें उन किसानों की जिन्होंने इन कृषि प्रणालियों को अपनाया है, उनके जीवन स्तर में क्या सुधार देखने को मिला है और अभी हमारे देश के कितने किसान हैं जो इसकी तरफ रुचि ले रहे हैं और जिन्होंने अपने जीवन में इस चीज़ को उतारा है और क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है? सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि जोत जो है बहुत ही कम है, 1 से लेकर 2 हेक्टेयर के आसपास है छोटे एवं सीमांत किसानों की। तो जैसा कि जिस किसान भाई के पास 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल है तो उसमें क्या क्या घटक आप लगा सकते हैं, जैसे कि 0.7 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हम फसल लेते हैं, चाहे खरीफ का हो, रबी का हो और ग्रीष्मकालीन का हो। उसके साथ साथ दूसरा जो घटक होता है उसमें मछली पालन है। 0.1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हम मछली पालन लेते हैं और उसमें जो है आप 3 से 4 करीब 6 प्रजातियों तक मछली का उसमें पालन कर सकते हैं, जैसे कि कतला है, रोहू है, मृगल है, ग्रास कार्प है, कॉमन कार्प है, जो स्थानीय रूप को आप उत्पादन करके और बाज़ार में आपको अच्छा मूल्य प्राप्त हो। इसके साथ साथ जो है एक घटक है डकरी, जो बत्तख पालन की हम बात करते हैं जी। तो ये एक बत्तख पालन से एक तो यह है कि हमको अंडे का उत्पादन हो जाता है, दूसरा तालाब के अंदर जितनी इसकी जो है मूवमेंट होती है, गति होती है, तो ये जस्ट लाइक ऑक्सीजन जनरेट करता है, एरेटर का काम करता है। तो उससे क्या होता है कि मछली की ग्रोथ बढ़ती है। तीसरा है कि उसका जो है रॉ मटेरियल मछली को एज ए फीड के खाने में काम आता है। तो 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए हम 32 डक की जो है संस्तुति करते हैं और जो खाकी कैम्बेल प्रजाति है ये बहुत ही अच्छी है और खाकी कैम्बेल से एक डक से एक साल में 280 से 300 अंडे आप प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में है और एक अंडे जो है हमारे 10 रुपये का सेल होता है जी। इसी के साथ साथ तीसरा हमारा घटक जो है मुर्गी पालन की हम बात करते हैं, तो उसमें हम 50 पक्षियों का जो है रखे हुए हैं मुर्गी पालन के लिए और उसमें बहुत सारी प्रजातियां होती हैं और स्थानीय लेवल पर जो आपको उपलब्ध हो, जैसे कि आपकी कैरी देवेंद्र है, कैरी निर्भीक है, बनराजा है, धनराजा है, ग्राम प्रिया है और कड़कनाथ है, असील है। तो जहाँ पे स्थानीय लेवल पर आपको उपलब्ध हो आप इसको ले सकते हैं। दूसरा ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जाड़े का दिन चला है तो इसमें एक का जो है अंडे का डिमांड बढ़ जाता है, तो इससे आपको कम से कम 150 से लेके 180 अंडे जो है एक मुर्गी से हमको एक साल में प्राप्त हो जाता है और 15 रुपये का एक अंडा हमारा जाता है। जैसे कि आप देखेंगे हम अगर कड़कनाथ का लें तो 20 से 25 रुपये का हमारा एक अंडा जो है सेल होता है। दूसरा है कि इसका मीट भी आप देखेंगे करीब 1200 से लेकर 1500 रुपये केजी सेल होता है और जो मुर्गी के अपेक्षा, तो ये भी है। दूसरा ये है कि एक तालाब के एज पे अलग से इसको एरिया हम नहीं देते हैं और उसका जो रॉ मटेरियल या बिट्स है जो फिश के फीड के काम आता है। चौथा हमारा सबसे जो लाभदायक जो घटक है वो डेयरी है। डेयरी हम जो है 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के हिसाब से 3 गायों की संस्तुति करते हैं और करीब आप देखेंगे एक गाय से करीब जो है 40 से 45 लीटर हमको दूध उत्पादन मिल जाता है
और आज के डेट में 60 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से जो है बिक्री होता है। तो अगर जैसा कि 40-45 रुपया भी हमको मिल जाता है तो करीब 24-2500 को हमको एक दिन में दूध का उत्पादन हो जाता है जी। और उससे हम क्या करते हैं कि दूध के साथ साथ जैसे एक परिवार को कितना गैस सुबह से लेकर शाम तक खाना बनाने के लिए चाहिए, कुकिंग के लिए, तो 20 से 25 केजी हम फ्रेश गैस गोबर गैस प्लांट में हम डालते हैं। एक KYC मॉडल है, तो 5 से 6 मेंबर के लिए सुबह से लेकर शाम तक जो है गैस की पूर्ति हो जाती है। और गैस लेने के बाद जो स्लरी बचती है तो उसको एज जैविक खाद में हम सुखाने के बाद खेत में प्रयोग कर देते हैं। चौथा इससे है कि जो बाकी जो गोबर का खाद बच जाता है तो इसमें हम केचुए के खाद में इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि केचुए के खाद बहुत ही महत्वपूर्ण जैविक खाद है और उसमें बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी मात्रा होती है और मृदा के स्वास्थ्य से बहुत अच्छा होता है। इसी के साथ साथ एक अदर घटक है आपका फल वाली, जो हॉर्टिकल्चर की हम बात करते हैं, बागवानी की बात करते हैं जी। तो 0.05 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हम उद्यान की जो लेते हैं। जैसे कि आपका आम हो गया, आम में भी हम किसान भाइयों को संस्तुति देना चाहूँगा कि जो छोटे जिसकी वृद्धि कम हो, लो कैनोपी को हो, आप उसको ले। जैसे आपका आम्रपाली है, अरुणिका है, आप ये ले सकते हैं। अमरूद में बहुत सारी प्रजातियां आई हैं, जैसे हिसार सफ़ेदा है, इलाहाबाद सफ़ेदा है, हिसार सुरखा है, ललित है, श्वेता है। इन सब प्रजातियों को किसान भाई आप ले सकते हैं। तो अमरूद भी एक बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ एक किन्नू, जैसे कि आप देखे होंगे संतरे की एक प्रजाति किन्नू है और ये भी बहुत ही अच्छा है उत्पादन इसका जो है। किन्नू से भी पंजाब किन्नू 1 प्रजाति है और उत्तर भारत के लिए इतनी अच्छी प्रजाति है कि 2 से 2.5 से 3 साल के बाद आप देखेंगे कि प्रति पौधे से हम करीब जो है 60 से लेकर 80 केजी हम लेते हैं और 1 केजी का जो हम सेल करते हैं करीब 30 से लेकर 40 रुपये प्रति किलो हम सेल करते हैं। और अनदर इसके साथ साथ और है, जैसे कि एग्रो फॉरेस्ट्री की हम बात करते हैं तो इसमें हम मोरिंगा या ड्रम स्टिक की हम बात करते हैं, जो सुपर फूड के नाम से जाना जाता है जी। तो करीब इसको भी हमने जो है 1200 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में जो है हमने मोरिंगा लिया हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं मोरिंगा के 2 तरह से, एक कटिंग के द्वारा हम लगाते हैं, एक बीज के द्वारा लगाते हैं। और मोरिंगा का बीज आप खरीदेंगे हमारे किसान में, तो जैसा कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि करीब 1500 से लेकर 2000 रुपया प्रति किलोग्राम इसका बीज बिकता है। तो ये भी एक नर्सरी का बहुत बड़ा है। इसके साथ साथ मशरूम, जैसा कि आप जानते हैं मशरूम इस समय जो है बटन मशरूम चल रहा है, तो हमारे किसान भाई जो है बटन मशरूम भी ले सकते हैं। और इसके लिए कोई मृदा की ज़रूरत नहीं होती, सॉइल की ज़रूरत नहीं होती, बिना सॉइल की हम खेती मशरूम की कर सकते हैं। और किसान भाई के पास भूसा भी होता है, सड़ी हुई गोबर की खाद भी होती है, यानी सारे उनके पास उपलब्ध संसाधन है। उसमें हमारे जो किसान भाई हैं मशरूम का जो बीज जिसको हम स्पान बोलते हैं वो उनको केवल खरीदना पड़ता है और सारे मटेरियल वो भी एक बहुत ही अच्छा जो है। आप देखेंगे कि मशरूम में प्रति मीटर स्क्वायर एरिया में जो है लागत आती है करीब। डॉक्टर राजवीर जी, जो तमाम आप बातें आपने बताई, कुल मिलाकर इसको अगर शॉर्ट में समझा जाए तो कुल मिलाकर ये कहना उचित होगा क्या कि जो किसान भाई हैं वो एक साथ 2 चीज़ों को समन्वय करके लेकर चलें तो वो अपनी अच्छे उत्पादन तो लेंगे, साथ ही साथ उनकी आय के भी स्रोत बढ़ेंगे और आमदनी भी अच्छी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये भी एक डॉक्टर राजवीर जी, मैं लौटूंगा आपके पास। फिलहाल यहाँ एक वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपके पास फिर से लौटेंगे और आपकी जानकारियों का विस्तार हम दर्शकों तक पहुँचाएंगे। फिलहाल सभी किसान भाई बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। एक ब्रेक के बाद फिर से लौटते हैं और चर्चा को हम जारी रखते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं
कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। हेलो किसान कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जैसे कि हमेशा हमारे पास कुछ हमारे किसान भाई प्रश्न वीडियो भेजते हैं, यानी कि वो किसान भाई वीडियो के माध्यम से अपने सवाल हम तक पहुंचाते हैं। उन सवालों को भी हम शामिल करते हैं। तो आपके पास भी ऐसे कोई सवाल है तो आप अपने वीडियो बना के सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। आपके वीडियोज़ को हम कार्यक्रम हेलो किसान में शामिल करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से रुक डॉक्टर रघुवीर सिंह जी का। डॉक्टर रघुवीर जी, तमाम चीज़ों का यहाँ जिक्र हो रहा है और अगर अंतर फसलियों की हम बात करें, रबी की सीज़न की कई फसलों की बुआई हो चुकी है, लेकिन अगले अगर रबी सीज़न की हम बात करें या फिर खरीफ सीज़न की हम बात करें, उसमें उदाहरण के तौर पर लेते हैं जैसे आलू की फसल है, अभी रबी के सीज़न में बुआई चल रही है। अगर आलू के साथ कोई अंतर फसल लेना चाहता है तो कौन सी अंतर फसली का चुनाव करें? नमस्कार सर। जो अंतर फसल होती है उसमें जो मुख्य फसल होती है, जैसे अगर हम आलू की बात करें तो जैसे उत्तर भारत में है तो गन्ना एक ऐसी क्रॉप है जो कि सर्दियों में उसकी बढ़वार नहीं होती है, 2 से 3 महीने वो बढ़वार नहीं होती है। तो हम जो भी किसान भाई आलू लेना चाहते हैं वो गन्ने के साथ आलू ले सकते हैं। इसके अलावा गन्ने के साथ वो पत्ता गोभी ले सकते हैं, फूल गोभी ले सकते हैं, और यहाँ तक कि जैसे दलहन कुल की फसलें वो भी ले सकते हैं। और आगामी अगर हम बात करें तो जो हमारा सीजन स्टार्ट होगा, गन्ने की बुआई मुख्यतः फरवरी मार्च से शुरू हो जाती है। उस समय किसान भाई है जैसे सब्जी के रूप में भिंडी ले सकते हैं। इसके अलावा पल्सेज के अंदर जैसे लोबिया ले सकते हैं, क्योंकि मूंग और उड़द में कुछ किसान भाइयों को समस्या आती है तो वो लोबिया ले सकते हैं। तिलहन के रूप में वो मूंगफली ले सकते हैं। मूंगफली एक ऐसी फसल देखी गई है, ज्यादातर किसान भाई इसलिए नहीं लेते हैं अंतर फसल की, उसका मुख्य जो फसल होती है उसकी उत्पादकता थोड़ी घट जाती है, आपस में जो उनका कंपटीशन होता है। परंतु मूंगफली के केस में हमने ये देखा है कि मुख्य फसल अधिक निकलती है, तो ये सब ले सकते हैं। इसके अलावा भी किसान भाई जैसे एक सर जो अभी बता रहे थे समन्वित कृषि के अंदर, तो जैसे पूरे हम देखें आज जोत घट गई है किसान भाई, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिकतर ये देखा गया है कि सर्दियों में कोई चारा फसल नहीं लेते हैं। तो एक गोभी सरसों है जिसको कि गन्ने के बीच में बिना किसी तरीके का कोई भी मॉडिफिकेशन किए सिर्फ उसका ब्रॉडकास्टिंग कर दें समय रहते सितंबर अक्टूबर के महीने में, तो वो बिल्कुल पालक की तरह नीचे नीचे निकल के आ जाती है। तो किसान भाइयों की जो ये समस्या आती है कि पशुओं में बांझपन और शिकायत आती है, ये और उनके पोषण पूर्ण न होने की वजह से ये दिक्कत आती है। तो किसान भाई इस तरीके का समावेश करके भी लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा गर्मियों में हरा चारा के रूप के अंदर वो बाजरा नेपियर हाइब्रिड कोफाई जो किस्म है उसको लगा सकते हैं। जो पूरे उत्तर भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा घटक है खेती का वो है पशुपालन, और पशुपालन में जो काफी खर्चा आता है तो उसको कम कर सकते हैं किसान भाई। जी डॉक्टर रघुवीर जी, अगर हम बात करें सिद्धांतों को लेकर, वो कौन से सिद्धांत हैं जो अंतरीय फसल खेती में किसान भाई कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो उनको ध्यान रखकर ही आगे बढ़ा जाए? और जैसे आलू और गन्ने का आपने उदाहरण दिया है, तो आलू की बुआई क्या गन्नों के बीच में करनी चाहिए या गन्नों को आलू के बीच में लगाना चाहिए? बीज की जो स्थापना है वो कहाँ कहाँ कैसे करें, कैसे इसको निर्धारित करें? जब किसान भाई अंतर फसल लेने जाएं तो एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि दोनों फसल को पर्याप्त जगह मिले। इसके लिए क्या करते हैं, हम गन्ने के अंदर जब हम अंतर फसल कुछ भी लेते हैं तो गन्ना हम जो ट्रेंच विधि बोलते हैं, किसान पेड़ जोड़े में गन्ना लगाते हैं। हम 2 जो रो होते हैं उनको पास ले आते हैं और 2 रो होती है उनको दूर ले जाते हैं। और जो ट्रेंच विधि होती है उसमें जो फ्रो बनती है और उसके साथ ही अपने आप बेड बनती है। हम बेड पे आलू लगा सकते हैं और जो रो होती है उसमें गन्ना लगा सकते हैं। किसान भाइयों को 2-4 चीजें ध्यान रखने की होती है। एक तो ये होती है कि जो भी अंतर फसल ले वो कम अवधि की हो, ताकि मुख्य फसल जब अपनी मुख्य उत्पादकता पे हो तो उस पर प्रभाव नहीं पड़े। दूसरा किसान भाई ये ध्यान रखें जी कि जो अंतर फसल होती है उसकी पानी की जरूरत और मुख्य फसल की पानी की जरूरत में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। नहीं तो कई बार ये दिक्कत आती है कि मुख्य फसल को पानी देते हैं तो अंतर फसल को नुकसान हो जाता है, और अंतर फसल को नहीं देते हैं तो मुख्य फसल को नुकसान होता है। और अंतर फसल के लिए बीच में एक बेड होना चाहिए जिसके ऊपर हम लगा सकते हैं। चाहिए इस समय जैसे किसान भाई कुछ प्रोग्रेसिव किसान भाई लगाते हैं, मटर लगाते हैं,
आलू वगैरह ये सब लगाते हैं। और ज्यादातर कोशिश ये करनी चाहिए कि अंतः फसल सिर्फ उत्पादकता की दृष्टि से नहीं, अगर हम ये देखें कुछ किसान भाई जैसे आज जैविक खेती कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, वो अंतः फसल मुख्य फसल की जो होती है खाद की जरूरतों का कम करने के लिए, पानी की जरूरत कम करने के लिए और कीट पतंगों का प्रकोप कम करने के लिए भी लगाते हैं किसान भाई। तो इस तरीके की दलहनी फसलों का चयन कर सकते हैं जो कुछ ही समय में धरती को पूरा ढक ले, पानी को उड़ने नहीं दे, उनकी जड़ों में गांठें होती है, वो खाद देती है मुख्य फसल को, तथा बाद में एक जिंदा मल्च का काम करती है। तो इन सब चीजों का ध्यान रख के किसान भाई लाभ ले सकते हैं। जी, तो इन तमाम सिद्धांतों को नज़र में रख के ही किसान भाई आगे बढ़े और अंतरी फसल का जब चुनाव करें तो इन बारीक बातों को ज़रूर ध्यान में रखा जाए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन किसानों से जिन किसानों ने प्रश्न वीडियो बना के हमें भेजे हैं और अपने सवालों को वीडियो के माध्यम से हम तक पहुँचाया। उन वीडियो को भी शामिल करते हैं कार्यक्रम में। सबसे पहले रुक करते हैं, लादूलाल मीणा जी हैं राजस्थान से, उन्होंने भी अपना सवाल भेजा है, लेकिन रुक करेंगे सबसे पहले सुरेंद्र कुमार करनाल हरियाणा से, उन्होंने अपना सवाल हम तक पहुँचाया है। तो आइए देखते हैं सुरेंद्र जी ने कौन सा सवाल पहुँचाया है। कुमार, गांव बस्ताड़ा, तहसील गरौंडा, जिला करनाल, हरियाणा से। जो सब्जियां हैं वो बढ़िया तरीके से मेंटेन कर रहा हूँ, लेकिन इसमें जो समस्या रही है वो मार्केटिंग की समस्या है, तो इसके समाधान के बारे में बताएं। धन्यवाद जी। डॉक्टर रघुवीर जी आपका रुख करेंगे और हमारे दर्शक थे करनाल हरियाणा से सुरेंद्र कुमार, उन्होंने सह फसली लगाई हुई है, उसमें कीटों और रोगों की समस्या देखने को मिल रही है। इसका समाधान किस प्रकार से करना चाहिए, और न केवल इन किसानों के लिए, जो भी किसान इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर आमतौर पर अंतर फसली खेती करके आगे बढ़ रहे हैं, तो कैसे रोग और कीटों का निपटारा करना क्या ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है? सामान्यतः ये देखा गया है कि सर जब अंतः फसल लेते हैं उसमें रोग और कीट, अगर फसल है जैसे हम चयन करते हैं तो जो पत्तेदार इस तरीके की चयन करते हैं तो सामान्यतः रोग और कीट कम आते हैं, क्योंकि जो मुख्य फसल के जो कीट होते हैं वो एक तरीके से अंतः फसल उसमें ट्रैप का काम करती है। अब जो करनाल के किसान भाई है उन्होंने किस मुख्य फसल के साथ कौन सी अंतः फसल लगा रखी है उसी के आधार पर सुझाव देना संभव हो पाएगा। जी डॉक्टर रघुवीर जी, अगर बहरहाल एक अमूमन उदाहरण के तौर पर देखा जाए, मान लीजिए जैसे गन्ना आलू का अपना एग्जांपल दिया या फिर फूल गोभी का उदाहरण दिया, इन तरह की फसलों का अगर कोई चुनाव करता है तो किस प्रकार से कैसे कीट रोगों का समाधान करना चाहिए? इनके अंदर सर अगर किसान भाई जैसे जब मतलब लेते हैं, सामान्य तो सर्दियों के दिनों में इतना ज्यादा प्रकोप नहीं होता, गर्मियों के दिनों में अगर प्रकोप होता है तो पहले तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम जैविक तरीके से ही नियंत्रण करें, जैसे ट्राइकोकार्ड वगैरह आदि लगाएं। और कई बार कुछ सह फसल ऐसी होती है जो मुख्य फसल पे उनकी वजह से कीटों का प्रकोप बढ़ भी जाता है, हमेशा ये सही नहीं होता, तो ऐसी फसलों का चुनाव वो ना करें। उसके बाद में भी अगर ये स्थिति बनी हुई होती है कि वो जो भी जैविक नियंत्रण के तरीके हैं जैसे ट्राइकोकार्ड है, लाइट ट्रैप है, ये सब लगाने के बावजूद भी अगर उनके यहाँ अगर कीटों का प्रकोप ज्यादा है तब वो रसायन का इस्तेमाल करें। और रसायन का इस्तेमाल करते टाइम वो ये स्पष्ट कर लें कि वो रसायन, कई बार ऐसा होता है कि हमारी अंतः फसल और मुख्य फसल की जरूरत अलग अलग होती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम उस रसायन का चयन करें। जी, तो किसान भाई इस प्रकार से अपनी समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। डॉक्टर राजवीर सिंह जी आपका रुख करते हैं, जैसे कि आपने देखा कि अंतरी फसलों में जिस तरह की किसानों की समस्या आती हैं, क्या एकीकृत कृषि प्रणाली में भी कुछ इस प्रकार की चुनौतियां देखने को मिलती हैं कि कीट और रोगों का समाधान करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है? और अगर अंतर फसलीय खेती कर रहा है कोई किसान भाई, उसमें क्या हम एकीकृत कृषि प्रणाली के तहत इसका समाधान कर सकते हैं? हाँ, उसमें क्योंकि देखिए, जैसा कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा कि जैसे आप देखे होंगे हम चने में अलसी लेते हैं या लिनसीड हम लेते हैं, तो चने में जो उकठा आता है, विल्ट जो आता है, उससे हम उसको नियंत्रण करते हैं। तो एक जो मेन क्रॉप होती है उस और जो अल्प अवधि की क्रॉप होती है एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं जी। तो इसमें हम क्या करते हैं कि समन्वित कृषि प्रणाली में हम क्या करते हैं कि जो भी सीजन वाइज होती हैं, जो मुख्य होती है, जैसे हम फसल विविधीकरण की हम बात करते हैं, मुख्य रूप से हम उसको देखते हैं कि जिससे कि मार्केट प्राइस हमको अधिक से अधिक मिले। क्योंकि जैसा कि आप देखेंगे कि एकीकृत कृषि प्रणाली में क्या है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद है, तो उसमें हम रासायनिक खादों का प्रयोग जो है कम से कम करते हैं। अधिक से अधिक हम जैविक खादों, क्योंकि हमारे पास सलरी भी है, केचुए की खाद है और प्रॉपर सड़ी हुई गोबर की खाद है। और इसके साथ हम क्या करते हैं कि जो हमारे तालाब का पानी है, जैसा कि उसमें आपका
बत्तख का भी रॉ मटेरियल जा रहा है, मुर्गी पालन का भी रॉ मटेरियल जा रहा है, और जो फ्लोटिंग फीड हम उसमें देते हैं मछली के लिए, उसमें हम सरसों की खली और चोकर मिक्स करके भी देते हैं। तो पानी हमारा इतना न्यूट्रिशियस होता है कि उससे हम क्या करते हैं कि करीब 15 से 20% हम जो रासायनिक उर्वरक को भी कम करते हैं क्योंकि टाइम टू टाइम हम पानी का परीक्षण करते रहते हैं और उसको हम जो है इरिगेशन में लेते हैं। तो उसमें क्योंकि जाड़े में क्या होती है कि उतने कीड़े मकोड़े की समस्या नहीं होती है, इसलिए इसमें जो है अगर बाई द वे होती है तो क्योंकि खाने की चीज़ें हैं तो हम इसमें जैसे नीम ऑयल का स्प्रे कर देते हैं, 2 से 2.5 ml जो है पर लीटर वाटर में उसको लगा देते हैं। ये लोग जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया येलो कार्ड हम लगा देते हैं, पीला कार्ड एक आता है। तो क्या होता है कि पीले पे क्या होता है कि कीड़े मकोड़े जो है अट्रैक्ट होते हैं, बिल्कुल, तो उस पर आएंगे उसके पास तो उसमें चिपक जाते हैं। और यदि हमारे किसी किसान भाई को कीड़े मकोड़े का अटैक होता है तो जो भी रासायनिक दवा है, चाहे इमिडाक्लोप्रिड है, आप उसको जो है, लेकिन ये भी आपको देखना है कि कितना प्रतिशत हमारे कीड़े का प्रकोप है, उसके अनुसार हमको छिड़काव करना है। तो इन सब चीज़ों का अगर किसान भाई ध्यान रखता है तो निश्चित रूप से जो है उससे निजात पा सकता है और अधिक से अधिक उत्पादन ले सकता है। जी, तो इन तमाम तरीक़ों से किसान भाई जो तमाम समस्याएं देखने को मिलती हैं, कीट और रोग की जो व्याधि है, उसका समाधान किसान भाई बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां अपने एक्सपर्ट से लेंगे। फिलहाल यहाँ रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से डॉक्टर राजीव जी का रुख कर। डॉक्टर राजीव जी, जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देखें कि अगर हम एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं या एक छत सा बनाते हैं जालीनुमा, उस पर हम मुर्गी पालन करते हैं और नीचे तालाब में हम मछली पालन करते हैं, ये जो तरीका है ये कितना उचित रहेगा? दूसरा, क्या इन दोनों चीज़ों को आजमाते हुए, इस्तेमाल करते हुए, क्या प्रजातियों का चयन करना आवश्यक होता है, या जैसे कड़कनाथ का एग्जांपल उदाहरण दिया आपने, या फिर कई और मुर्गी की जो प्रजातियां हैं उन प्रजातियों का इस्तेमाल कर सकते हैं? और वहीं जब मछली की बात आती है, मछली पालन को लेकर, तो मछलियों में भी कई प्रजातियां हैं, तो कैसे समन्वित करें कि इस मुर्गी पालन के लिए ये मछली उचित रहेगी या ये मछली पालन के लिए ये मुर्गी की प्रजाति उचित रहेगी? और ये क्या ये मैटर करता है, ज़रूरी होता है ध्यान रखना? क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे उत्तर भारत में जो मुख्य रूप से जो मछलियों का उत्पादन हम लेते हैं, जैसे आपका कतला है, रोहू है, मृगल है, ग्रास कार्प है, कॉमन कार्प है, ये मुख्य रूप से जो है हमारे बाज़ार के लिए भी अच्छी रहती हैं जी, और आसानी से जो है स्थानीय लेवल पे इसकी बिक्री भी हो जाती है। और जैसा कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि मछली का जो मुंह के अनुसार आप देखेंगे अलग अलग सतह पर रहती है, जिसको हम ऊपरी सतह, मध्यम सतह और निचली सतह पर, जिससे कि सरफेस फीडर, कॉलम फीडर एंड बॉटम फीडर की हम बात करते हैं। तो मुख्य रूप से ये जो प्रजातियां जैसा कि हमने बताया है, और इसके साथ साथ जैसा कि मुर्गी पालन के हम इसलिए तालाब के ऊपर हम रखते हैं जी, कि उसका जो भी बीट्स है वो मछली के खाने में प्रयोग होता है जी। और दूसरा ये है कि उससे एक तो मछली प्रयोग में ले ली जी, तीसरा है कि उसका पानी हम सिंचाई के रूप में लेते हैं जी, तो पोषक तत्वों से परिपूर्ण होता है जी। तो उसमें क्या होता है कि अगर पोषक तत्व अच्छे हैं तो मृदा, जैसे हम सिंचाई करते हैं तो मृदा के जो स्वास्थ्य की हम बात करते हैं तो वो भी अच्छी होती है। ये चौथा है कि उसमें मछली की जो बढ़वार होती है वो आपकी बहुत अच्छी होती है। करीब आप जैसा कि 1 साल के अंदर आपको मैं बताना चाहूँगा, जो हम लोग कर रहे हैं 1 kg से लेके करीब 2.5 kg तक हमारी फिश जो है हो जाती है जी, और 200 रुपया kg हमारा सेल होता है। जैसा कि 0.1 हेक्टर हम क्षेत्रफल दिए हैं 1 हेक्टर में, तो करीब उसमें हम 2500 से लेके 3000 एडवांस फिंगरलिंग्स डालते हैं, और 1 साल के अंदर वो हमारी जो है करीब करीब 1 से लेकर 2.5 kg तक हो जाती है। उसके साथ साथ अगर कम पड़ता है तो हम फ्लोटिंग फीड भी देते हैं। उसमें क्या होता है कि साइज के अकॉर्डिंग
फीड आती है, 4 mm की आती है, 6 mm की आती है, 8 mm की आती है, उससे एक ये होता है कि फिश की ग्रोथ जो है बहुत ही अच्छी हो जाती है फ्लोटिंग फीड से जी। और जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि उसमें खली भी हम दे रहे हैं, चोकर भी दे रहे हैं लड्डू के रूप में। और लड्डू ओवरनाइट हम भिगोने के बाद लड्डू के रूप में इसलिए देते हैं क्योंकि अगर हम पाउडर के रूप में देते तो पानी हमारे सड़न जल्दी हो जाता है, और लड्डू के रूप में हम देते थे सबसे जो नीचे की मछली है खाने के लिए उसको प्रयोग में लाती है तो अपने आप जो है नीचे से लेकर ऊपर तक आ जाता है। और मछली में सबसे बड़ी है कि अगर ऑक्सीजन थोड़ी भी कमी होती है तो मछली के मरने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए उसमें जो है जैसा कि आप बता रहे थे, पोल्ट्री का मेजर रोल है कि एक तो उनको फीड के काम में आ जाता है, दूसरे मछलियों के ग्रोथ में आ जाता है, तीसरे सिंचाई में हम लेते हैं तो पोषक तत्वों की मात्रा उसमें अधिक होती है, तो मृदा की उर्वरता को भी बढ़ाता है और फसल के उत्पादन को भी बढ़ाता है। जी, तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जिसके ज़रिए अगर आप इस प्रकार की कृषि प्रणालियों को अपनाते हैं तो आप बेहतर पैदावार देखने को मिलता है। फिलहाल एक किसान हैं जिन्होंने प्रश्न वीडियो अपना भेजा है, हमें उनका रुख कर लेते हैं। लादूलाल मीणा जी हैं राजस्थान से, आइए जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। लादूलाल मीणा है, मैं ग्राम जीवनपुरा का निवासी हूँ, ग्राम पंचायत गुडा सदा वर्त्या, तहसील नैनवा। मैंने गेहूँ की फसल बोई है। इस फसल को करीब 10-15 दिन हो गए। इसमें पीलापन का रोग लगा हुआ है। जी, तो एक दर्शक थे हमारे रादूलाल मीणा जी, इनके गेहूं की फसल में कुछ पीलापन लगा हुआ है। डॉक्टर रघुवीर सिंह जी आपका रुख करते हैं और जानते हैं कि क्या समस्या है इनका। क्या आपने सवाल को सुना? सर हाँ सर, मैंने इनका सवाल सुना है। और जो उत्तर भारत में पिछले कुछ सालों में किसान भाई है वो गेहूं में पीलेपन की शिकायत करते हैं जी। तो इसमें 2-3 कारण होते हैं सर। एक तो कारण ये होता है कि कुछ क्षेत्र में मर्दा, जैसे दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है वहां तो हमारी सोइल है उसको हम प्रॉब्लमेटिक सोइल कहते हैं। प्रॉब्लमेटिक सोइल में अगर एकदम से ज्यादा पानी लगा देते हैं तो उसके अंदर एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि पौधे सांस नहीं ले पाते हैं जड़ों में। तो उसकी वजह से, क्योंकि उस जो हमारा दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है उसकी जैसे मिट्टी है उसकी पीएच मान वगैरह ये सब अधिक होने की वजह से ये दिक्कत आती है, तो उनमें तो पीलापन की शिकायत इस वजह से आती है जी। इसके अलावा जो लादूराम मीणा जी ने, जहां तक मुझे उम्मीद है कि वो राजस्थान से हैं, तो उनके यहाँ जो है मिट्टी है वो सैंडी-लोम टाइप सोइल होती है। सैंडी सोइल के अंदर जो पीलेपन की शिकायत आती है तो वो 2-3 चीजों का ध्यान दे। एक तो ये सुनिश्चित कर लें कि उसमें दीमक का कहीं प्रकोप तो नहीं है। दूसरा वो ये देख लें कि उसकी जड़ों को उखाड़ के देखें। ज्यादातर जो हमारी सैंडी सोइल होती है उसके अंदर निमेटोड की शिकायत आ जाती है। मोलिया जो हमारे सामान्य बोलचाल भाषा में किसान भाई समझते हैं, तो उसकी समस्या आ जाती है। उसकी समस्या से बचने के लिए आप शुरुआत में कार्बोफ्यूरॉन डाल सकते हैं, बाद की अवस्था में आप जैविक नाशी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा उनको ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि मृदा में जो ऑर्गेनिक पदार्थ है उनकी मात्रा बढ़ाएं। अगर उनके यहाँ लगातार इस तरीके की समस्या आ रही है तो वो अपने खेत में अगली बार एक तो फसल चक्र अपनाएं तथा उसके अंदर जैविक पदार्थ का इस्तेमाल करें। और एक तीसरी और जो समस्या आजकल सामान्यतः देख रहे हैं उसके अंदर ये होता है कि गेहूं में पीलापन की वजह होती है सल्फर वगैरह की कमी। तो किसान भाई अगर ऐसा उनके क्षेत्र में होता है तो सल्फर 25 किलो जरूर लगाएं, साथ में वो जिंक सल्फेट लगाएं। सामान्यतः ये पहले देखा गया था कि सॉइल के अंदर हमारे यहाँ सल्फर की कमी नहीं आती थी, परंतु अभी जो तिलहन ग्रुप में तो हम सल्फर लगाते हैं। हमें गेहूं में भी अगर ऐसा हो कि कोई दीमक या निमेटोड या हमारी मृदा में वैसे कोई शिकायत नहीं है पीएच मान वगैरह की, तो सल्फर जरूर लगाएं। जी डॉक्टर रघुवीर जी, साथ साथ ये भी हम जान लेते हैं, जैसे प्रजातियों का हम जिक्र कर रहे थे, कैसे सुनिश्चित करें चयन करना। अगर हम अंतर फसलियों की बात करते हैं तो इसमें भी कैसे ध्यान रखें, और क्या ये महत्वपूर्ण होता है कि अगर आप किसी अंतर फसलियों का चुनाव कर रहे हैं तो दोनों की प्रजातियों का चयन सुनिश्चित कर लें, तभी आप अच्छा उत्पादन लेंगे, या किसी भी प्रजाति की किसी भी फसल का चुनाव कर सकते हैं? डॉक्टर रघुवीर जी, क्या आपने सुन रहे हैं? यस सर। जी डॉक्टर रघुवीर जी। हाँ, हम जो भी अंतर फसल ले रहे हैं उसमें ये सुनिश्चित कर लें, चाहे हम मूंग ले रहे हैं, उड़द ले रहे हैं, मूंगफली भी ले रहे हैं, तो उसके अंदर उसकी दोनों किस्में होती है। एक किस्म होती है जैसे मूंगफली के अंदर सामान्यतः किस्म होती है वो 150 दिन में
तक भी लेती है, 140 दिन 130 दिन लेती है, पर हमें 100 से 110 दिन की किस्म लेनी होती है। ऐसे ही मूंग के अंदर भी जो और किस्में हैं उसकी बजाय कम अवधि की किस्म लेनी चाहिए। और दूसरा ये होता है कि मुख्य फसल का भी हम इस तरीके से कि मुख्य फसल का चयन करना चाहिए जो कि शुरुआत में जैसे उसका बढ़वार इतनी ज्यादा नहीं हो कि वो अंतः फसल को पूरा कवर कर ले। कुछ जैसे गन्ने की वैरायटी है वो शुरुआत में कम चलती है और जैसे ही बारिश मानसून आ जाती है वो एकदम से बढ़वार करती है। जैसे 13-235 है, वो बारिश के जब तक शुरुआत नहीं होती तब तक उसकी बढ़वार नहीं होती, बाद में उसकी बढ़वार होती है। तो मुख्य फसल और जो अंतः फसल है वो इस तरीके की लें जिसमें आपस में उनके अंदर कंपटीशन की स्थिति नहीं बने। और एक और चीज का ध्यान रखें, सामान्यतः किसान भाई शिकायत करते हैं कि जब वो अंतः फसल लेते हैं तो उनको खरपतवार नियंत्रण करने में दिक्कत आती है जी। तो जब भी हम मुख्य फसल और अंतः फसल की जरूरत बहुत अलग होती है तो एक ऐसा केमिकल ढूंढना जो दोनों के लिए उपयोगी हो, इसकी बजाय हमें बुआई के समय ही पेंडिमेथिलिन वगैरह का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा जो पहला फ्लश है वो बिल्कुल वीड फ्री हो। और इसके बाद जब उसके अंदर जरूरत महसूस हो तो खरपतवार नाशी लगाने की बजाय अगर वो एक हैंड वीडिंग करें तो इससे अंतः फसल में एरेशन भी होगा और अंतः फसल को भी कोई नुकसान नहीं होगा। ज्यादातर अंतः फसल दलहनी कुल की होती है तो वो सेंसिटिव होती है, तो इस तरीके से वो अगर मैनेज करेंगे तो उनको खरपतवार की शिकायत नहीं आएगी। जी, तो इस प्रकार से किसान भाई जो चयन कर सकते हैं किस्मों का वो इस प्रकार से ध्यान रखें। और साथ ही साथ जो खरपतवार की समस्या है डॉक्टर रघुवीर जी ने बताई कि किस प्रकार से अगर आप समाधान करेंगे, तौर तरीकों में बदलाव करेंगे तो खरपतवार की भी समस्या है वो ना के बराबर देखने को मिलेगी। डॉक्टर राजीव जी, आपका रुख करते हैं। जिस तरीके से हम पहले बात कर रहे थे मुर्गी पालन और मछली पालन को लेकर, जैसे कि अगर उसका जाल बना दिया जाए, अब सर्दियों का मौसम है, ऐसे में वाष्पोत्सर्जन अगर देखा जाए तो कितना होता है और जो तापमान की गिरावट दर्ज की जाती है, क्योंकि अगर नीचे तालाब होगा ऊपर मुर्गियां होंगी तो क्या उस तापमान के गिरावट से जो वाष्पोत्सर्जन होगा उससे मुर्गियों की बढ़वार पर असर पड़ेगा या कोई समानता असर पर देखने को नहीं मिलता है उसमें? क्योंकि जैसा कि टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो थोड़ा मुर्गियों के लिए सेंसिटिव होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे बल्ब होता है, जैसे 200 वाट का हम बल्ब उसमें जला देते हैं जिससे कि उनको ठंड ना लगे। और क्योंकि जैसा कि आप देखेंगे जब टेम्परेचर कम होगा तो वाष्पोत्सर्जन भी कम होगा, तो उससे लगाने से क्या होता है कि थोड़ा उनको हीट मिल जाता है जी। और क्योंकि ओपन फील्ड में होता है तो उसमें ठंड भी ज़्यादा लगती है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि बल्ब लगा देते हैं जिससे कि अंदर का जो तापमान है वो मेंटेन रहे और उसमें उसकी जो मोटिलिटी है वो कम हो। क्योंकि बहुत सारी प्रजातियां हैं कि थोड़ा ठंड भी बढ़ता है तो सहन कर लेती हैं। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि उत्तर भारत के लिए जो मुख्य प्रजातियां हैं, जैसे आपका बनराजा है, धनराजा है, कैरी देवेंद्र है, निर्भीक है, और इसके लिए एक हमारा संस्थान है बरेली में, कैरी सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे इस पे अनुसंधान होता है जी। तो उसमें क्या होता है कि जोन वाइज जो प्रजातियाँ डेवलप करते हैं, बिल्कुल, और फिर उसकी जो, क्योंकि किसान भाई को ये ध्यान रखना है जी कि हर स्टेट जी मैं आपको रोकना चाहूँगा, एक दर्शक हैं, पहले उनका सवाल ले लेता हूँ, फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं, फिर लौटता हूँ आपके पास। कन्हैयालाल प्रजापति उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं। कन्हैया जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ, मैं बालादा लखा उज्जैन से कन्हैयालाल प्रजापति बोल रहा हूँ जी, सवाल पूछिए। कन्हैया जी सुन पा रहे हैं तो सवाल पूछिए। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया। डॉक्टर राजीव जी, आपके पास लौटते हैं और अपनी बात पूरी कीजिए आप। तो जैसा कि उसमें आप देखेंगे वाष्पोत्सर्जन की तो तापमान कम हो जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है। तो इसलिए जो है, जो जैसा कि मैंने कैरी बताया वहाँ से आप, हाँ, लेकिन दूसरा हम किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि स्थानीय लेवल पर ये आपको जरूर देखना है कि किस क्षेत्र के लिए कौन सी प्रजाति जो है विकसित की गई है जी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसे दूसरे स्टेट से हम ले आए, दूसरे स्टेट में रख दिए। आपको ये थोड़ा सा जानकारी लेना होगा कि हमारे क्षेत्र के लिए मुख्य रूप से कौन कौन सी प्रजातियां संस्तुत की गई हैं। जैसा कि उत्तर भारत के लिए हमने बताया, उसमें आपका ये जो कड़कनाथ है ये भी बहुत एक अच्छी प्रजाति है। और इसमें क्या होता है कि तापमान बढ़ता है तो वो भी थोड़ा सहन करता है, और थोड़ा जाड़ा बढ़ता है तब भी सहन करता है। और सबसे बड़ी बात है कि आर्थिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे कि इसका जो है, चाहे अंडा हो चाहे मीट हो, वो आपका कॉस्टली जाता है और प्रजातियों के अपेक्षा।
तीसरा ये है कि न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखेंगे वो भी इसमें बहुत अच्छा होता है। और कुछ एक हमारा पोल्ट्री है आपकी हैदराबाद में है, डायरेक्टर ऑफ पोल्ट्री रिसर्च, तो वहाँ के भी कुछ प्रजातियाँ हैं, जैसे आपकी ग्राम प्रिया है जो मल्टी कलर में आती है, आपकी जो है बनराजा है, क्योंकि मल्टी कलर क्या होता है कि एक तो अट्रैक्टिव होता है, लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं जी, और तीसरा है कि देसी होता है तो मार्केट प्राइस अच्छा होता है। तो इन सब चीज़ों को अगर हमारे किसान भाई अपने खेती में इसको समाहित करते हैं तो निश्चित रूप से उनको अच्छा उत्पादन और अच्छा मूल्य मिलेगा। जी, तो ये तमाम मुख्य बातें हैं जो किसान भाई एकीकृत कृषि प्रणाली का उपयोग करते हैं या इस क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखकर आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर राजीव जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। डॉक्टर साहब, इन तमाम फायदों के साथ साथ क्या आपको लगता है कि अभी कुछ प्रमुख चुनौतियां भी हैं एकीकृत कृषि प्रणाली को लेकर या उनको अपनाने के क्षेत्र में? मुख्य रूप से जैसे कि हमारे किसान भाइयों को जो स्थानीय लेवल पे हैं, जो जनपद लेवल पे हैं, सबसे जो मुख्य समस्या है मार्केटिंग की जी, जो कि प्रॉपर, क्योंकि उसमें 1 हेक्टेयर के अंदर जो क्षेत्रफल है तो उसमें मुख्य रूप से जो एक तो 5 से जो 6 मेंबर होते हैं जी, पहले हम उनकी फैमिली की न्यूट्रिशन की बात करते हैं। दूसरा ये है कि उनके पास क्या रिसोर्सेज है और उनकी क्या नीड है, उनको हम देखते हैं। जैसा कि आपको मैं बताना चाहूँगा, ICMR के अकॉर्डिंग जी, एक स्वस्थ आदमी को पूरा करीब 1200 ग्राम जो है चाहिए संतुलित आहार के रूप में। बिल्कुल। तो उसके साथ साथ जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ कि जो मुख्य समस्या होती है, क्योंकि उनके पास जो सामान होता है जी, वो छोटा होता है, कम होता है, तो स्थानीय लेवल पर उनको जो है मूल्य प्रॉपर नहीं मिल पाता है जी। और दूसरा यह है कि वहाँ से दूर वो ले नहीं जा सकते। तो मैं किसान भाई को सलाह दूंगा कि थोड़ा सा इसमें आपको ये प्लान करना है कि और किसान भाइयों से आपको 15 से 20 दिन आपको जो है एडवांस प्लानिंग करना है जी, जिससे कि आपकी मार्केटिंग जो ऐसे सारे लोगों का है तब तक आपका बिक जाए। तो उसमें क्या होता है कि किसी चीज़ की अगर डिमांड ज़्यादा है, उत्पादन कम होता है, तो नेचुरली है कि मार्केट प्राइस आपको ज़्यादा मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को आपको, जैसे कि फसल विविधीकरण की हम बात करते हैं, आपको उधर जाना है। और थोड़ा सा आज के डेट में आप देखेंगे कि जो कलरफुल वेजिटेबल्स है कि हम बात करते हैं, आपको उसके तरफ भी जाना है, क्योंकि बायोफोर्टिफाइड भी प्रजातियाँ बहुत सारी आ गई हैं जी। तो उसको आपको लगाने से ये फायदा, एक तो बायोफोर्टिफाइड है, दूसरा जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा उसमें अच्छी होती है, तीसरा है कि मार्केट प्राइस आपको अच्छी मिलती है। जैसे कि अभी जाड़े की हम बात करेंगे, कैप्सिकम की हम बात करते हैं, शिमला मिर्च की बात करते हैं जी, आपके पास 3 तरह का, हरा भी होता है, पीला भी होता है, लाल होता है जी। लेकिन हरे की अपेक्षा आप देखेंगे लाल और पीले की जो मूल्य होता है वो ज़्यादा मिलता है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा इस तरह के, जैसे कि गोभी में आजकल बहुत सारी आपकी कलरफुल आ गई है, जैसे कि आपकी पिंक गुलाबी आ गई है, आपकी पीली आ गई है,
पात गोभी में आप देखेंगे जो है लाल तरह की आ गई है। तो एक तो ये क्या होता है कि न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होता है, दूसरा मार्केट प्राइस आपको अच्छा होता है, और बॉडी के अंदर जो भी हम इसको यूज करते हैं खाने के लिए जी, तो ये आपको जो है आपके बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाता है और कीड़े मकोड़े से लड़ने की क्षमता डेवलप करता है। तो कलरफुल में एक तो अट्रैक्टिव होता है और सबसे मुख्य है कि मार्केट प्राइस आपको बहुत अच्छा मिलता है जी। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जो भी आपकी कलरफुल प्रजातियां हैं सब्जियों में आप उसको जरूर लें और आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। जी, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आपका है, किसान भाई इस पर जरूर अमल करें। डॉक्टर रघुवीर जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। डॉक्टर रघुवीर जी, अंतर फसलियों की तमाम रूपरेखाओं के बाद जब बात करते हैं उसके हार्वेस्टिंग को लेकर, कटाई को लेकर, उस समय क्या ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है? क्योंकि दोनों फसलों की जो हार्वेस्टिंग का समय है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो आगे पीछे हो, तो उस समय किन बातों का ध्यान रखना बेहद अनिवार्य होता है? सर, हमेशा ही जो हम अंतः फसल लेते हैं वो अल्प अवधि की होती है और उसका उद्देश्य ही यही होता है कि वो पहले ही हम उसको हार्वेस्ट कर लें, ताकि मुख्य फसल जब अपने पकाव पे होती है तो उनमें आपस में जो अलग अलग उनकी जरूरतें होती है उनके लिए कंपटीशन नहीं हो जी। तो इसके लिए जैसे अगर हमने कोई भी फसल लगाई हुई है, अगर गन्ने के बीच में लगाई हुई है, किसी अन्य के बीच में लगाई हुई है, उसका समय रहते हम हार्वेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद जो हार्वेस्ट करने के बाद जो उसका लेफ्ट ओवर होता है, जो बचा हुआ जो भी होता है, जैसे अगर मूंग उड़द कुछ भी लगाया हुआ है तो बचे हुए हिस्से को हम उसी मुख्य फसल के बीच में डाल देते हैं, ताकि वो एक तरीके से खाद का काम करती है मुख्य फसल के अंदर। तो इसके अंदर बस ज्यादा तो ध्यान रखने का ऐसा नहीं होता है, परंतु जो अंतः फसल होता है जब हम लेते हैं तो थोड़ा सा हल्का सा वो, क्योंकि उसके लिए एक साथ हम ऑपरेशन मैकेनिकल नहीं कर सकते, तो हल्का सा मैं जो होती है लेबर इंटेंसिव होती है, तो किसान भाई जितना अंतः फसल को अपने स्तर पर मैनेज कर सकता है उसी को ध्यान में रखते हुए अंतः फसल लगानी चाहिए किसान भाइयों को। जी, तो इन बातों को किसान भाई ध्यान रखकर अंतर फसली में आगे बढ़ रहे हैं, उस प्रकार से कटाई कर सकते हैं। डॉक्टर रघुवीर जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अंतर फसलों को लेकर तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया सर। धन्यवाद सर। जी, डॉक्टर राजीव जी आपका रुख करेंगे और समय समाप्ति की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा थोड़ा संक्षिप्त में इस सवाल का जवाब रखिएगा। इसके अतिरिक्त ऐसी कौन सी बातें हैं जो किसान भाई बहुत बारीक से ध्यान रखें और जिन किसान भाइयों को अधिक जानकारी चाहिए एकीकृत कृषि प्रणाली को लेकर, वो कहाँ जाएं? मैं किसान भाई को बताना चाहूँगा कि समन्वित कृषि प्रणाली मुख्य रूप से जो है, एक तो पूरे साल भर आपको रोजगार मिलता है, दूसरा आप देखेंगे औसत 4 से लेकर 4.5 लाख रुपया जो है शुद्ध आय के रूप में मिलता है। तीसरा ये है कि सारे जो भी हमारे विश्वविद्यालय हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो संस्थान हैं और कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पे समन्वित कृषि प्रणाली स्थापित की गई है। और जैसा कि एक मोदीपुर में हमारा जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च है, उसके द्वारा पूरे भारतवर्ष में आपके विश्वविद्यालय के द्वारा, आईसीआर के संस्थानों के द्वारा और केवीके के द्वारा ये आपके किसानों के खेत पे और उनके जो है संस्थानों पे ऑन एंड ऑफ कैंपस दोनों जगह जो है और स्थानीय लेवल पर जो भी वहाँ की नीड है उसके अनुसार जो है स्थापित किए गए हैं और पूरे देश में वहाँ के द्वारा जो है समन्वित कृषि प्रणाली या एकीकृत कृषि प्रणाली स्थापित की गई है। जी जी, डॉक्टर राजीव जी, आप समय निकालकर स्टूडियो में आए और आपने एकीकृत कृषि प्रणाली को लेकर बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बारीक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आपके बहुत शुक्रिया सर। और इसके साथ ही आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। जाते जाते आइए एक बार नजर डालते हैं कि अगले ऐसे कौन से विषय रहेंगे जिस पर हम कार्यक्रम हेलो किसान करेंगे और उन विषय से जुड़े आपके सवाल क्या क्या रहेंगे। तो आइए नजर डालते हैं। किसानों को सशक्त बनाने के लिए कृषि में ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किस प्रकार से हो रहा है और कैसे इसका आप इस्तेमाल कर अपनी खेती किसानी में परिवर्तन ला सकते हैं, नए युग का इस्तेमाल कर अपने कैसे बेहतरी की ओर आगे बढ़ सकते हैं, इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। आपके कोई भी सवाल हैं, कोई भी आपको सुझाव देने हैं, तो आप सबसे पहले हमारा प्रश्न वीडियो बनाने के जो माध्यम है अपना सवाल यहाँ तक पहुँचाने के लिए उसका नंबर नोट कर सकते हैं 8800520717। आपके प्रश्न के वीडियोस को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त आप ईमेल के जरिए भी अपने सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com।
इसका अतिरिक्त डीडी किसान के कॉल सेंटर पे भी आप फ़ोन करके अपने सवाल सुझाव दर्ज करा सकते हैं। नंबर नोट कर सकते हैं 1800113060 सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक आपकी सेवा में नंबर खुला रहता है। इसके अलावा कोई कार्यक्रम में कोई जानकारी आपसे छूट गई है या आप चाहते हैं दोबारा इस कार्यक्रम को देखा जाए, अन्य किसानों तक पहुंचाया जाए इस कार्यक्रम को, डीडी किसान के यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल ज़रूर करें। आपकी टीवी स्क्रीन पर एक QR कोड हम आपको दिखा रहे हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कैन करके आप पहुंच जाएंगे यूट्यूब चैनल पर, वहां पर भी हेलो किसान के इस कार्यक्रम को दोबारा से भी आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगी नए विषय, नए मेहमान, नई जानकारियों के साथ। इसके साथ ही आप हमें दीजिए इजाजत, बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो?